और 17.2 हमने स्टार्ट भी की थी और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। नाउ कम्स टू द रिमेनिंग क्वेश्चन, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो आज वो भी कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह आज हम चैप्टर 8 जो हमारा लास्ट चैप्टर है बिजनेस मैथमेटिक्स का, वो भी इंशाल्लाह हम आज स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। वैसे तो सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है, डेरिवेटिव भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी इम्पोर्टेंट है, फंक्शंस, उनके ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशंस वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो कुछ हमने पढ़ा है सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक में से आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट सम चैप्टर्स, सम टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक उसमें से कुछ जो क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। उनमें एक डेरिवेटिव का चैप्टर है और एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 8। तो हमने 15 एंड कर लिया डेरिवेटिव का, 17 एंड कर लिया और अब हम आएंगे अपने चैप्टर की तरफ, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की तरफ। तो उसका भी पहले हम चैप्टर सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 मैंने आपको सेंड कर दिया ग्रुप में, उसका पीडीएफ मैंने आपको अभी अभी सेंड किया है, वो देख लीजिए। और उसके बाद हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स जो है उसका कोर्स आउटलाइन एंड हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह स्टैट्स की तरफ आएंगे। ओके, 17.2 हम करे थे एक्सरसाइज, इसका हमने 10 तक हमने आई थिंक कर लिए थे। 9 मैंने किया था, 10 मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, मैंने कहा आप खुद कर लेंगे क्योंकि वो 9 के सिमिलर था और आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमारे 17.2 और क्वेश्चन नंबर है 11। Our University Sky Club is organizing a weekend trip to a sky lodge. The price for the trip is $100 if 50 or fewer persons sign up for the trip. For every travelers in excess of 50, the price for all will decrease by $1. For instance, if 51 persons sign up, each will pay $99. Let x equal the number of travelers in excess of 50. Then उसके बाद उसने जो है 7-8 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन के, वो उसने पूछे। वन बाय वन करके फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन को डिफाइन कर दूं, क्वेश्चन उसने क्या कहा है और हमने क्या करना है। क्वेश्चन से ये कहा है कि कोई वीकेंड ट्रिप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का और उसके अंदर जो भी स्टूडेंट, जो भी ट्रेवलर उस ट्रिप में जाएगा उसको $100 पे कर, मतलब उस ट्रिप की फीस कह लें, उस ट्रिप की जो है वो पर स्टूडेंट चार्ज कर दें या पर ट्रेवलर चार्जेस जो है वो हर किसी को $100 पे करना है। जो भी इस ट्रिप में जाएगा $100 पे करेगा। फिर उन्होंने एक रियायत रखी है यहाँ पर, ट्रिप में जाने वालों के लिए रियायत रखी है। वो रियायत क्या है कि अगर ट्रिप के ऊपर 50% जाते हैं, 50%, तो सबको $100 पे करना है 50 पर। अगर तादाद 50 है, ट्रेवलर्स की तादाद 50 है, सबको $100 पे करना है। ट्रेवलर्स की तादाद 49 है, 48 है, 47 है, 45 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, सबको $100 पे करना है। अगर ट्रेवलर्स की तादाद 50 से अबव हो जाती है, लाइक 51, 52, 53, तो जितने भी 50 से एक्सेस होंगे पर ट्रेवलर $1 100 में से माइनस हो जाएगा। लाइक अगर ट्रिप पे 51% जाते हैं तो सबको $99 पे करना पड़ेगा, $1 माइनस हो जाएगा क्योंकि 51 जो है 1% 50 से एक्सेस हो गया। 52 ट्रेवलर्स अगर जाते हैं तो 2% 50 से एक्सेस हो गए, हर किसी को $98 पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर ट्रिप के ऊपर 60% जाते हैं, 60, तो 10 ट्रेवलर एक्सेस हो गए 50 से,
50 से 10 ट्रेवलर एक्सेस हो गए, हर किसी को $90 पे करना पड़ेगा, $10 रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इंसेंटिव प्रोग्राम है जो उसने क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि इन एक्सेस ऑफ 50, जितने भी ट्रेवलर 50 से एक्सेस होंगे, पर ट्रेवलर $1 100 में से माइनस होता जाएगा। ये उसने सिचुएशन बता दिया आपको। अब उसने पार्ट ए में पूछा है डिटरमाइन द फंक्शन विच स्टेट प्राइस पर पर्सन पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब वो कह रहा है कि अब आप एक प्राइस का फंक्शन डिफाइन करें जिसमें जो है डोमेन, उस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एक्स होगा, मतलब प्राइस ऑफ एक्स, इसका फंक्शन डिफाइन करें। तो हमने पार्ट ए में प्राइस का फंक्शन डिफाइन करना, जो हर ट्रेवलर पे करेगा ना उसका फंक्शन डिफाइन करना है। ऊपर जो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो सारा कुछ फंक्शन में नजर आना चाहिए, जो कुछ मैंने बताया आपको वो चीज उस फंक्शन में नजर आनी चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज हमारी 17.2। और इसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 11th। let x be the numbers of travelers in excess of 50। अच्छा, ये स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, ठीक है, यही स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन में भी लिखी है। इस स्टेटमेंट को स्टार्ट में मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग ये है कि अगर x की वैल्यू, अगर ट्रेवलर्स की तादाद, अगर ट्रेवलर्स की तादाद 50 है तो x 0 होगा, x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये एज इट इज क्वेश्चन में लिखी है। अच्छा, इसके मीनिंग क्या है कि x की जो वैल्यू है ना वो 50 से एक्सेस पे स्टार्ट होगी। जब ट्रेवलर्स की तादाद 50 से अबव होगी ना तब आपका x स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, x बी द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इन एक्सेस ऑफ 50। x जो है वो 50 से जो एक्सेस ट्रेवलर होगी ना उनकी तादाद को शो कर रहा है। अगर 50 है या 50 से कम है तो x 0 अज्यूम होगा, मतलब अगर ट्रेवलर्स 49 है तब भी x 0 होगा, ट्रेवलर्स 45 है तब भी x 0 होगा। अच्छा, अगर ट्रेवलर्स 51 हो जाते हैं अब x 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इन एक्सेस ऑफ 50, 50 से एक्सेस कितने हुए हैं 1, x 1 हो जाएगा। अब x स्टार्ट होगा। अगर ट्रेवलर्स की तादाद 55 हो जाती है तो x आपका 5 हो जाएगा। अगर ट्रेवलर्स की तादाद 60 हो जाती है तो x आपका 10 हो जाएगा। एंड सो ऑन। तो जितने नंबर ऑफ ट्रेवलर्स 50 से एक्सेस होंगे x की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। 50 या 50 से कम है तो x स्टार्ट नहीं होगा, x 0 रहेगा। इस चीज को देखते हुए अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में हमने प्राइस का फंक्शन बताना है, हम उसको लेट कर देते हैं। लेट p बी द प्राइस फंक्शन ऑफ x। x हमने ऊपर डिफाइन कर दिया कि x क्या है। देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट p क्या होगा?
P आपके पास होगा $100 माइनस X, where X is greater than equal to 0, less than equal to 100. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहां से नजर आ रहा है कि x की मिनिमम वैल्यू 0 है और फिर उससे ऑनवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? $100 फीस है, 1 बाय 1 करके इसमें से 1 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, 3, जैसे जैसे एक्सेस होंगे इसमें से माइनस होना शुरू हो जाएगा। हम x की वैल्यू को मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हैं कि हम हर पर्सन को फ्री में लेके जाए। मैक्सिमम यही कंडीशन हो सकती है ना। सबसे बड़ी कंडीशन जो है ट्रिप पे ले जाने वाले ट्रेवलर्स की, मैक्सिमम कंडीशन वो यही हो सकती है कि हम हर ट्रेवलर को फ्री में ले जाएं। इससे ज्यादा मैक्सिमम कंडीशन तो नहीं हो सकती ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम ट्रेवलर को फ्री में भी लेके जाएं और $10 उनकी जेब में भी डालें, ऐसा तो नहीं होगा ना पॉसिबल। मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी कि हम हर ट्रेवलर को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 100 माइनस 100। x की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो फिर नुकसान है ना। फिर मतलब एक तो हम फ्री में लेके जा रहे हैं, उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा ये तो नहीं कर सकता उसको फ्री में भी किया जाए और कुछ पैसे भी उसके जेब में डाल दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये मैक्सिमम कंडीशन होगी कि हम हर ट्रेवलर को फ्री में लेके जाएं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी, मिनिमम 0। हमने देखा स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट किया। तो ये उसने पार्ट ए में पूछा था प्राइस का फंक्शन, ये तो मैंने वैसे ही डिफाइन कर दिया। आपका आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। इन पार्ट ए, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डोमेन? यस, ये इसकी डोमेन है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? डोमेन की मिनिमम वैल्यू, डोमेन की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बेसिकली आपका पार्ट बी है जो मैंने यहां पे डिफाइन किया है। इसको बी में डिफाइन कर, रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x की मिनिमम वैल्यू 0, x की मैक्सिमम वैल्यू 100। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0 100। ये इसका बी पार्ट होगा। ओके जी, ये हो गया इसका बी पार्ट। नाउ कम्स टू द सी पार्ट। सी पार्ट उसने आपसे क्या पूछे? फॉर्मुलेट द फंक्शन r इज इक्वल टू hx which state total revenue r as a function of x। अब उसने कहा है कि आप टोटल रेवेन्यू का फंक्शन डिफाइन करें ऑफ x। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, let r is equal to h of x be the total revenue function of domain x। then r को हम क्या लिखते हैं? बाय डेफिनेशन प्राइस इनटू क्वांटिटी। यही डेफिनेशन होती है ना रेवेन्यू फंक्शन की, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस तो ये हो गई, प्राइस का फंक्शन तो ये हो गया। अब क्वांटिटी का फंक्शन नहीं है हमारे पास, तो पहले हम क्वांटिटी का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। वेयर P जो है वो तो हो गया हमारा 100 माइनस एक्स,
एंड क्यू क्या हो गया? क्यू को हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी को हम किस तरह से मेजर करेंगे? मतलब जैसे हमने प्राइस का फंक्शन डिफाइन किया है इन टर्म ऑफ एक्स, जो कंडीशन हमारे पास गिवन थी, तो क्वांटिटी मतलब टोटल ट्रेवलर्स किस तरह से काउंट करेंगे? 50 प्लस एक्स। देखो ना, अगर ट्रेवलर की तादाद 50 से अबव होती है तो आपका एक्स स्टार्ट हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। प्राइस में क्या होगा? 1 करके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएंगे। अगर x1 होते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे एक्सेस ट्रेवलर कितने हो जाएंगे? 51, 1 एक्सेस हो गया, वहां पे 99 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पुट करें, 55 हो जाएगा, यहाँ पे 5 पुट करें, 95 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 50 ट्रेवलर्स हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, $100 हो जाएगा। तो ये है नंबर ऑफ क्वांटिटीज और ये है उनकी प्राइस। ये आपने प्राइस का फंक्शन बना लिया इन टर्म ऑफ एक्स, ये बना लिया क्वांटिटी का फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स। तो रेवेन्यू फंक्शन अब आपका क्या बन जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 माइनस एक्स इंटू 50 प्लस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5000 प्लस 100x माइनस 50x माइनस x का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास 5000 प्लस 50x माइनस x का स्क्वायर। ये बन गया आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा डी पार्ट। डी में उसने कहा है व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स रिजल्ट इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। अब हमने एक्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है जो रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है। सो व्हाट विल डू, रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 पुट करेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया है। जिस फंक्शन को हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 पुट करते हैं और वहां से जो हमारा डोमेन होता है उसकी वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट डी। नाउ टू मैक्सिमाइज आर टेक आर डैश। तो आर डैश निकालने इसका, 5000 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 50x का डेरिवेटिव 50 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आर डैश को 0 पुट कर देंगे, 2x इधर आगे प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम ट्रिप लेके जाएं, अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम ट्रिप को लेके जाएं और उस ट्रिप से हम मैक्सिमम रेवेन्यू भी जनरेट करें, मैक्सिमम रेवेन्यू भी जनरेट करें, और जो कंडीशन हमें बताई है, मतलब $1 माइनस हो जाए, $2 माइनस हो जाए, $3, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, मतलब स्टूडेंट्स को रियायत भी दे दें, स्टूडेंट मैक्सिमम तादाद में ट्रेवलर्स की तादाद जो है वो मैक्सिमम हो जाए, ट्रिप भी जाए और ट्रिप से जो रेवेन्यू जनरेट हो वो मैक्सिमम हो, तो हम कितने ट्रेवलर्स को साइन अप कर सकते हैं? दैट इज 25। दैट इज नॉट एन आंसर, 25 आंसर नहीं है। तो ट्रेवलर्स कितने जाएंगे? अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्वांटिटी की,
50 प्लस x, तो कितने हो जाएंगे 75। 75 ट्रेवलर्स अगर ट्रिप पे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी को उस ट्रिप से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा। और हर किसी को कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे 75। जब आप यहाँ पे 25 पुट करेंगे तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा $75। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी को नुकसान होगा। जाहिर बात है कोई नुकसान बर्दाश्त थोड़ी करेगा, वो तो चाहेगा ट्रिप भी जाए और उससे हमें प्रॉफिट भी हो, मतलब उससे फायदा भी हो, लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स की ऐसी वैल्यू है जो आपको शो कर रही है कि ये नंबर ऑफ ट्रेवलर्स हैं जो 50 से एक्सेस हैं। मतलब ये नहीं कि 25 ट्रेवल जाएंगे, नो, ये वो ट्रेवल्स की तादाद है जो 50 से एक्सेस है, क्योंकि एक्स को हमने शुरू में क्या डिफाइन किया हुआ है, दैट इज द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इन एक्सेस ऑफ 50। ये 50 से एक्सेस हैं, तो 50 प्लस 25 ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलर्स होंगे 75। और हर किसी को कितने डॉलर पे करना पड़ेगा 100 माइनस 25, $75 पे करना पड़ेगा। ओके, ये तो हमारा डी पार्ट था जिसमें हमने एक्स फाइंड आउट करना था। बाकी पार्ट उसने आपसे पूछे, जैसे उसने पूछे ई पार्ट में, हाउ मेनी पर्सन शुड साइन अप फॉर द ट्रिप। तो इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें, इसको आप 3 कह दें। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स को 2 में पुट कर देंगे, तो क्वांटिटी कितनी बन जाएगी 50 प्लस 25, तो क्यू आ गया। उसने ट्रेवलर्स की तादाद पूछी है जो ट्रिप में साइन अप करेंगे, दैट इज 75। ये ई का आंसर हो गया। एफ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। अब इस एक्स को उठाकर 3 में पुट कर दें, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा आपके पास 1250, ये हो जाएगा आपके पास 625। इनको ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, ये आपके पास आर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जी। 5000 प्लस 1250 माइनस 625, ये आ गया 5625। ये आ गया मैक्सिमम रेवेन्यू। ये था एफ पार्ट। जी पार्ट है, व्हाट प्राइस पर टिकट रिजल्ट इन मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू गेट करने के लिए टिकट की प्राइस क्या रखी जाए। अब उसने प्राइस पूछे, तो मैं यहीं पे इसको जो है वो डिफाइन कर देता हूं। एफ के बाद जी पार्ट है। अब आप इसी एक्स को पुट करेंगे प्राइस के फंक्शन में, इन फंक्शन 1, तो प्राइस कितनी हो जाएगी 100 माइनस 25, ये $75। ये जी पार्ट था $75। नेक्स्ट पूछते हैं, कुड द क्लब जनरेट मोर रेवेन्यू बाय टेकिंग 50 और फ्यूअर पर्सन। वो कह रहा है कि क्या क्लब जो है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अगर ट्रेवलर्स की तादाद 50 हो या उससे लेस हो, 50 या उससे लेस। तो 50 या उससे लेस, इफ
number of travelers is 50 or fewer, then x क्या होगा? 0। अगर ट्रेवलर्स की तादाद 50 है या उससे लेस है तो x क्या होगा? 0। तो क्या करेंगे? x को 0 पुट कर देंगे रेवेन्यू फंक्शन में और चेक करें इस पे रेवेन्यू कितना आ रहा है। $5,000। अब उसने आपसे क्या पूछे? क्या क्लब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जब ट्रेवलर्स की तादाद 50 होगी या उससे कम होगी? तो आपने 50 या कम पर एक्स को शुरू में डिफाइन किया होता, दैट इज 0। आपने 0 पुट किया, आर के लिए आगे 5000। ये भी आर है, ये भी आर है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो अब आप एच का आंसर क्या लिखेंगे? नो, क्लब कांट बी जनरेट मोर रेवेन्यू। क्लब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। कांट बी, क्लब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये आपके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया। इसका आप लें स्क्रीनशॉट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है। 12 और 13 दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं। तो मैं 12 कर रहा हूं, 13 आप खुद करेंगे और अगर 13 में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, 12 13 सिमिलर हैं क्योंकि 12 का आंसर पीछे बुक में नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर का क्वेश्चन है। ऑड के आंसर होंगे तो 13 ऑड नंबर का है तो 13 आप खुद सॉल्व करेंगे, उसका आंसर मैच करेंगे। अगर मैचिंग में नहीं आ रहा तो फिर मुझे बताएंगे। 12 में सॉल्व कर रहा हूं, 13 आप खुद करेंगे। 12 में उसने क्या कहा है? A national charity is planning a fundraising campaign in a major United States city having a population of 2 million. The percentage of the population who will make a donation is estimated by the function. उसके बाद एक परसेंटेज का फंक्शन दिया हुआ है where r equals the percentage of the population and x equals the number of days the campaign is conducted. Past experience indicates that the average contribution in this city is $2 per donor. Cost of the campaign are estimated at $10,000 per day. उसके बाद फिर उसने पार्ट ए में आपसे पूछा है एक फंक्शन बनाकर उसको मैक्सिमाइज कर। पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन उसने क्या कहा गया और फिर हम उसके पार्ट ए की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट का कोई सिटी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 मिलियन। एक सिटी है उसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 मिलियन। एक नेशनल चैरिटी जो है वो प्लानिंग कर रही है कुछ फंड को रेस करने के लिए।
जैसे चंदा इकट्ठा करना है, लोगों से चंदा इकट्ठा करना है, हर पर्सन के पास जाके कैंपेन चलाने के लिए जो है वो डोनेशन लेना है, वहां से पर्सन से, हर पर्सन से डोनेशन लेना है, चंदा इकट्ठा करना है, सिंपल इज दैट, आसान लफ्जों में जो है उस शहर से चंदे को इकट्ठा करना है, भत्ते को इकट्ठा करना है, सिंपल। अच्छा, 2 मिलियन की पॉपुलेशन है। अब होता क्या है, हमने भी अक्सर देखा है रियल लाइफ में, जब कोई चंदा इकट्ठा करने के लिए आता है तो सारे लोग उनको चंदा नहीं देते। कुछ लोग होते हैं जो मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको नहीं देते चंदा। कुछ लोग होते हैं वो चंदा निकाल के देते हैं, मतलब सारे उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो 2 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो 2 मिलियन की पॉपुलेशन में सारे लोग डोनेशन नहीं देते। कितने लोग डोनेशन देते हैं वो उसने आपको एक परसेंटेज का फंक्शन बताया। प्लीज वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। ओके, 2 मिलियन की पॉपुलेशन है और सारे लोग चंदा नहीं दे रहे, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं। और उनकी तादाद क्या है? उनकी तादाद उसने आपको एक फंक्शन की शेप में डिफाइन किया हुआ है। वो फंक्शन क्या है, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। गिवन फंक्शन ऑफ परसेंटेज is r is equals to 1 minus t raised to the power minus 0.02x. ओके जी, ये वो फंक्शन है जो ये बता रहा है कि इतने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो डोनेट करती है। 2 मिलियन नहीं, 2 मिलियन का इतने परसेंट, 2 मिलियन का इतने परसेंट जो है वो डोनेट करता है। ओके, where r equal the percentage of the population and x equal the number of days। अच्छा, इसमें जो x है ये शो कर रहा है कि कैंपेन कितने दिन तक कंडक्ट की जाएगी। जैसे जैसे इमरान खान की हुकूमत आने से पहले इमरान खान की पार्टी ने जो है एक धरना दिया था इस्लामाबाद में, जो 2 से 3 महीने तक मेरे ख्याल में जा रहा था, 90 डेज तक आई थी। तो धरने के अंदर जितने भी लोग शामिल थे उनके खर्चे पानी के लिए जो है, जाहिर बात उनको खाना पानी वगैरह तो देना था ना, खिलाना पिलाना तो था उनको बिठाने के लिए। तो वो खर्चा कौन दे रहा था? वो पार्टी के लोग डोनेट कर रहे थे। अब कितने दिन तक उसको धरने को कंटिन्यू किया गया? सेम एज इट इज, यहाँ पर डोनेशन को कलेक्ट करने के लिए कितने दिन तक उस कैंपेन को कंडक्ट करना है, वो है नंबर ऑफ डेज एक्स। मतलब अगर यहाँ पर हम x को 1 ले लेते हैं, यहां से r की जो भी वैल्यू आएगी इसको हम 2 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको शो करेगा कि एक दिन में 2 मिलियन पॉपुलेशन में से कितने लोगों ने डोनेट किए एक दिन। अगर हम यहाँ पे x को 2 ले लेते हैं तो ये क्या शो करेगा? परसेंटेज। इसको फिर हम 2 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आएगा वो क्या शो करेगा कि 2 दिन में 2 मिलियन में से इतने लोगों ने डोनेट किया।
एंड सो। तो x जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को शो करेगा कि कितने दिन तक आपने कैंपेन को कंडक्ट करना है, और r जो है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो डोनेट करेंगे। और पर पर्सन पास्ट एक्सपीरियंस ये बता रहा है पर पर्सन कितना डोनेट कर रहा है, $2। एक पर्सन $2 डोनेट करता है, ये पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा ना कि कैंपेन को कंडक्ट किया जा रहा है, धरने को कंटिन्यू किया जा रहा है, तो उसके लिए जाहिर बात है खर्चे की जरूरत होती है, खाना पानी जो भी होता है, ट्रैवलिंग भी होता है उसमें, तो खर्चे पानी की जरूरत होती है, अमाउंट की जरूरत होती है, खर्चे की जरूरत होती है। फिर उसने बताया हुआ है $10,000 पर डे इस कैंपेन का टोटल खर्चा है, $10,000 पर डे। तो पर डे है तो इसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर एक दिन कैंपेन कंडक्ट किया जाए तो 10,000 हो जाएगा, 2 दिन का 20,000, 3 दिन का 30,000, एक्स डेज का 10,000 इंटू एक्स। ये क्वेश्चन में डिफाइन किया है। उसके बाद पार्ट ए में उसने आपसे क्या पूछे, हाउ मेनी डेज शुड बी कैंपेन बी कंडक्टेड। हमने एक्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है, नंबर ऑफ डेज एक्स कंप्यूट करना है। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज नेट प्रोसीड फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने नेट प्रोसीड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। एंड व्हाट इज नेट प्रोसीड फंक्शन, उसने क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में डिफाइन किया हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशंस माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशंस मतलब 2 मिलियन पॉपुलेशन से जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है वो, और कितना कंट्रीब्यूशन है मतलब उसको हम $2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से आपने टोटल कॉस्ट मतलब 10,000 एक्स उसको माइनस करना, उससे एक नया फंक्शन बनेगा, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपने एक्स की वैल्यू कंप्यूट करनी। तो हम लेट कर लेते हैं एन बी द नेट प्रोसीड फंक्शन, हम लेट कर लेते हैं एन को। देन बाय गिवन कंडीशन एन की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल कॉस्ट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नेट प्रोसीड का फंक्शन है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल कॉस्ट। नाउ वेयर टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन 2 मिलियन। फिर मैंने बताया कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉपुलेशन पूरी की पूरी डोनेट नहीं कर रही, पूरी पॉपुलेशन डोनेट नहीं कर रही, इसका इतने परसेंट डोनेट कर रहे हैं, तो इस परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1% $2 पे कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन का इतने परसेंट टोटल कंट्रीब्यूशन में कितना अमाउंट इकट्ठा होगा, इसको हम $2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। भाई सिंपल इज दैट, अगर एक एक कोई एरिया है उसकी पॉपुलेशन ये है सपोज, उसमें से 20% लोग डोनेट कर रहे हैं, 1000 पीपल हैं किसी भी एरिया के अंदर, 1000 पर्सन हैं, उसमें से इतने परसेंट डोनेट कर रहे हैं, तो 1000 का इतने परसेंट क्या हो जाएगा, 20%, 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 का 20% 200, मतलब 1000 में से 200 लोग ऐसे हैं जो डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हर पर्सन ₹2 डोनेट कर रहे हैं, हर पर्सन
तो 200 पर्सन का ₹2 के रिस्पेक्ट से कितना डोनेशन इकट्ठा हो जाएगा? 200 इंटू 2, 400 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। यही होगा ना? तो मैं क्या किया, टोटल पॉपुलेशन को परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी आंसर आया उसको रुपीस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास टोटल डोनेशन इकट्ठा हो जाएगा। सेम एज इट इज मैंने यहां पे किया है। ये टोटल पॉपुलेशन है, उसका इतने परसेंट डोनेट कर रहे हैं और पर पर्सन $2 डोनेट कर रहे हैं। ये आपका हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। इसको अब आप सॉल्व करें। आर के लिए पुट कर दें यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 मिलियन हो गया, और आर के लिए यहां पे पुट करते हैं 1 माइनस की पावर माइनस -0.02x। अब 4 मिलियन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मिलियन माइनस 4 मिलियन इंटू e की पावर माइनस -0.02x। ये आपका बन गया टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं टोटल कॉस्ट की तरफ। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे कंप्यूट करते हैं? हम कॉस्ट के अंदर दो चीजों को कंप्यूट करते हैं, दो चीजों को डिफाइन करते हैं। हम चैप्टर 5 में पढ़ के आ रहे हैं। वन इज वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड इज फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे 10,000 पर डे जो कॉस्ट दी है ये वेरिएबल कॉस्ट है। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कहीं नहीं दी हुई। तो हमने चैप्टर 5 में देखा था कि कभी कभी फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, तो हम उसको जीरो अज्यूम कर लेते हैं। कभी कभी गिवन होती है। तो जब आप 13 क्वेश्चन में 13 सॉल्व करेंगे ना, उसमें फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। उसमें जब आप टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाएंगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है। तो 13 आपने खुद करना है, ठीक है। तो 12 में फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, 12 में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो 30 जब आप करेंगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगी आपको, फिक्स कॉस्ट भी मिलेगी। ओके, टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या बन गया, 10,000 इंटू एक्स। भाई 10,000 एक दिन का खर्चा है ना, पर डे। तो मैंने इसको नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जितने दिन तक कैंपेन चलेगी, एक दिन का 10,000 खर्चा उसका, जितने दिन तक कैंपेन चलेगी उसका टोटल खर्चा आ जाएगा यहां से। ओके, अब नेट प्रोसीड का फंक्शन क्या बन गया, इसको आप 2 कहते हैं। नाउ 2 इंप्लाइज एन आपका क्या बन गया, 4 मिलियन माइनस 4 मिलियन e की पावर माइनस -0.02x माइनस टोटल कॉस्ट 10,000 x। ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया जिसको आपने मैक्सिमाइज करने के लिए x की वैल्यू कंप्यूट करनी है। ये वो फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, ये फंक्शन 3। ये वो फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है और नंबर ऑफ डेज x की वैल्यू कंप्यूट करनी है। यस, अब हम लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको 0 पुट करेंगे और यहां से x की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। नाउ टू, ये हमारा पार्ट ए हो गया। टू मैक्सिमाइज एन टेक एन डैश। अब आप लेंगे एन का फर्स्ट डेरिवेटिव। यस, 4 मिलियन कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। 4 मिलियन फिर कोफिशिएंट है, इसको बाहर कर देंगे।
ई की पावर का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ई की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर को वैसे का वैसे लिख देते हैं, इनटू उसकी पावर का लेते हैं डेरिवेटिव, उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा -0.02 माइनस 10,000 एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -10,000 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? पुट एन डैश इक्वल टू 0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 0.02 को 4 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 80,000 इनटू e की पावर -0.02x एंड -10,000। ओके जी, 10,000 माइनस का है, इसको उठा के इक्वल टू की इस तरफ ले जाएं, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, 80,000 को उसके नीचे जाके डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा -0.02x। अच्छा, ये 4 0 और ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1/8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/e की पावर 0.02x लिख सकते हैं ना, माइनस है पावर, अपॉन में जाके प्लस हो जाएगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या बोथ ऑफ साइड रेसिप्रोकल ले लें, एक ही बात है। तो e की पावर 0.02 x इक्वल टू हो जाएगा 8 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या बोथ ऑफ साइड रेसिप्रोकल ले लें, तो e की पावर जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे e को यहां से खत्म करना है। हम बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर को कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था एलन का, अगर आपको याद हो, कि अगर किसी फंक्शन में से आपने किसी इक्वेशन के अंदर से, किसी फंक्शन के अंदर से अगर आपने ई को खत्म करना हो, ई को उड़ाना हो वहां से, तो आप इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके एलन को अप्लाई कर देते हैं। अगर याद नहीं है तो जाके चैप्टर नंबर 1 को दोबारा ओपन करें, उसको ओपन करके उसको पढ़ें और वहां पे देखें ये प्रॉपर्टी हमने कैसे यूज की थी। मैंने वहां डिटेल में आपको बताया था ये कैसे होता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से ई को खत्म कर दें, इसके साथ एल एन आ जाएगा। अगर एल एन को खत्म करना हो, ये ई की पावर में आ जाएगा। ये रिवर्स भी पॉसिबल होता है, मैंने बताया था आपको वहां पर। यहां से एक्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी एल एन 8 डिवाइडेड बाय 0.02। यहां से अब आप x की वैल्यू कंप्यूट कर लें, ln 8 निकालें पहले, ln 8 आपके पास आ गया 2.079, इसको डिवाइड कर दें 0.02 से, तो ये आंसर आपके पास आ गया 103.97। ये आपका पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में से ये पूछा था नेट प्रोसीड का फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कितने दिन तक कैंपेन को कंडक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करना था, एक्स की वैल्यू कंप्यूट करनी। तो 103 का मतलब क्या होगा? 30 30 30 एंड अबव तकरीबन 3.5 महीने,
तकरीबन 3.5 महीने हो गए ना ये। 3.5 महीने तक अगर आप कैंपेन को कंडक्ट करते हैं 2 मिलियन की पॉपुलेशन के अंदर, तो आपके पास जो नेट प्रोसीड का फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन से खर्चे को माइनस करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा इसका वो मैक्सिमम होगा अगर आप 3.5 महीने तक कैंपेन को कंडक्ट करते हैं। ये उसने पूछा था। ठीक है जी, इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट आर द मैक्सिमम नेट प्रोसीड एक्सपेक्टेड टू इक्वल एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू डोनेट। तो अब उसने क्या पूछा है, इसकी वैल्यू भी पूछी है और परसेंटेज की वैल्यू भी पूछी है। जो पॉपुलेशन डोनेट कर रही है उसकी वैल्यू भी पूछी है कि 2 मिलियन में से कितने लोग डोनेट कर रहे हैं। ये तो परसेंटेज है ना उसका। तो कितने लोग डोनेट कर रहे हैं, इस एक्स को उठा के पहले इसमें पुट करना है, ये नेट प्रोसीड की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस एक्स को उठा के इसमें पुट करना है, ये आपके पास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी कि कितने लोग डोनेट कर रहे हैं। ओके जी, ये इसका बी पार्ट। बी का फर्स्ट, put x is equal to 103.97 in function 3। तो आपके पास नेट प्रोसीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मिलियन माइनस 4 मिलियन e की पावर माइनस 0.02x माइनस 10,000 इंटू 103.97। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो गया 4 मिलियन, ऐसे कैसे आ गया, माइनस 4 मिलियन इंटू ए की पावर को कंप्यूट कर लेते हैं। ए की पावर में माइनस 0.02 इंटू 103.97। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.125 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10,000 इंटू 103.97, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 1039700। ओके जी, that is 4 million minus 4 million into 0.125 minus 1039700। ये आपके पास आंसर आ गया 246030। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब आपने x को जो है पुट करना है 103.97 इन फंक्शन 1 r, 1 माइनस e की पावर माइनस 0.02x था, इसको कंप्यूट करने अब आप तो e की पावर माइनस 0.02, इसको कंप्यूट किया हुआ बल्कि 1 माइनस 0.125। ठीक है, इसको हमने ऊपर कंप्यूट किया हुआ है, ये हम यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे। अब इसको 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.125, ये आपके पास आंसर आ गया 0.8
875। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। तो 13 आपने सेम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। 13 भी सेम इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। आपको सेम वर्डिंग तो नहीं आएगी, बट उसका कंसेप्ट यही बनता हुआ नजर आएगा। तो उसको भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको 13 में, तो आप एज इट इज मुझे जो है फिर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं फिर आपको बता दूंगा। 13 आप करेंगे, 14 भी फिर आप करेंगे, क्योंकि 14 के अंदर उसने कुछ एग्जाम्पल के अंदर चेंजिंग करने के लिए कहा है, एग्जाम्पल को देखकर, वरना उसको स्किप कर दीजिएगा। 15 हमने कर लिया था, 16 कर लिया था, 17 कर लिया था, 18 कर लिया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 14 देख लेना, एग्जाम्पल से रिलेटेड है, उसने पहले एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया हुआ है 14 के अंदर, देख लीजिएगा उसको। और अगर आप स्किप कर देते ना, कोई ऐसी वो नहीं है, आप बेशक उसको स्किप कर दें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में भी कुछ 7-8 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं इसके भी। ओके, वेज इंसेंटिव प्लान। A manufacturer offers a wage incentive to persons who work on one particular product. The standard time to complete one unit of the product is 15 hours. Laborers are paid at the rate of $6 per hour up to the maximum of 15 hours for each unit they work on. If a labor takes 20 hours to complete a unit, he or she is only paid the 15 hours the unit should have taken. There is an incentive for laborers to complete a unit in less than 15 hours. For each hour under the 15, the hourly wage increased by $1.50. Let x equal the number of hours required to complete a unit. उसके बाद उसने डिफरेंट पार्ट्स की वैल्यू पूछी। ओके जी, वेज इंसेंटिव प्लान में क्या कहा गया कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो ऑफर कर रही है लेबरर्स को कुछ टाइम के अंदर काम करने के लिए। जैसे उनका कोई प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको कंप्लीट करने का, वो है 15 आवर्स। 15 घंटों में एक कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको मैन्युफैक्चर करने का, वो है 15 आवर्स। 15 घंटों में वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। वो से लेबर्स वहां पे काम कर रहे हैं, ही और शी दोनों दोनों टाइप के जो है वहां पे काम कर रहे हैं। अच्छा, लेबर्स जब एक प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेते हैं ना 15 घंटों में, तो उनको पर आवर $6 पे किया जाता है। 15 घंटों में एक यूनिट कंप्लीट करते हैं और उनको 1 घंटे का जो है $6 पे किया जाता है, 1 घंटे का। तो 15 6 90, मतलब $90 उनके सैलरी होगी, उनकी वेज होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कंपनी ने एक इंसेंटिव प्रोग्राम चलाया है। वो ये चलाया हुआ है कि अगर कोई लेबर उस प्रोडक्ट को 15 आवर्स, उसका स्टैंडर्ड टाइम है ना, कोई लेबर उसको जल्दी, मतलब 15 आवर्स से पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक 14 आवर्स में, तो इसका मतलब है 1 घंटा उसने जल्दी उसको मैन्युफैक्चर कर लिया, तो 1 घंटे का $1.50 उसके वेज इंसेंटिव के अंदर ऐड कर दिया। मतलब $6 प्लस 1.50, ये बन जाएगा 7.50। उसको पर आवर 7.50 पे किया जाएगा अगर वो 1 घंटा जल्दी उसको मैन्युफैक्चर कर।
इसी तरह जितने घंटे वो जल्दी मैन्युफैक्चर करेगा ना, पर आवर उसको 1.50 जो है उसके $6 के अंदर ऐड करके उसकी सैलरी को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये इंसेंटिव है। इसके रिस्पेक्ट से अब वो आपसे फंक्शन पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द फंक्शन W is equal to fx where W equals the hourly wage in dollar। तो हमने आवरली वेज का फंक्शन डिफाइन किया जिसमें x जो है वो नंबर ऑफ आवर्स को शो कर रहा है टू कंप्लीट अ यूनिट। ओके जी, इस टाइप का हमने क्वेश्चन पहले भी एक सॉल्व किया था चैप्टर 4 में, अगर आपको याद हो तो। लेट x बी द टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स टू कंप्लीट द यूनिट। किसी प्रोडक्ट का जो यूनिट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है उसको हमने लेट कर लिया x। लेट W is equal to fx be the function। ये हमारा पार्ट ए हो गया, फंक्शन ऑफ आवरली वेज। देन अब इस फंक्शन को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक फिक्स डॉलर और दूसरा इसके अंदर $1.50 ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? जब आप 15 में से x को माइनस करेंगे, where x is greater than 50। समझ में आ गया? जो कुछ मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको फंक्शन की शेप में लिख के बता दिया है कि अगर कोई लेबर 15 आवर्स में यूनिट को कंप्लीट करता है, मैं उलट कर दिया, x is greater than equal to 15 and x is less than 15 और यहां पर 15 पहले आएगा और x बाद। अगर कोई लेबर 15 आवर्स में यूनिट को कंप्लीट करता है उसको $6 पे किया जाए, फिक्स है ये। अगर उससे ज्यादा टाइम खर्च कर रहा है तब भी उसको $6 पे किया जाएगा अप टू 15 आवर्स। मतलब इससे ज्यादा अगर वो लगा रहा है तो उसका अपना वो है, कंपनी उसको इतने आवर्स का पे करेगी और पर आवर इतना, ये फिक्स है। दैट इज अ कांस्टेंट। अच्छा, इंसेंटिव क्या है कि उसके $6 के अंदर $1.50 जो है वो ऐड होगा। कितने टाइम्स ऐड होगा? जितने नंबर ऑफ आवर वो अर्ली शो करेगा उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, 15 से कम। तो 15 बिग हो गया, x स्मॉल हो गया, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं। लाइक अगर अगर उसने 14 आवर्स में प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया, 14 आवर्स में, तो 15 से कम हो गया ना, तो 1 घंटा उसने जल्दी काम कंप्लीट कर लिया, 1 घंटा जल्दी, तो 1 घंटे का 1.50 इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 7.50। तो उसका आवरली वेज बन जाएगा 7.50 अगर वो 1 घंटा अर्ली उसको मैन्युफैक्चर कर। अगर 2 घंटे अर्ली उसको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, 2 घंटे हो गए ना, 15 माइनस 13, ये 2 आवर्स अर्ली हो गए। 2 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा $3। $3 को 6 में ऐड करेंगे, ये बन जाएगा $9। उसको पर आवर $9 पे किया जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये उसने फंक्शन आपसे पूछा था पार्ट ए की तरफ। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में उसने पूछा है डिटरमाइन what length of time x will maximize our laborers total wages
फॉर कंप्लीटिंग 1 यूनिट। ये आवरली वेज है, 1 घंटे का, ये 1 घंटे का वेजेस है। अब वो कह रहे हैं टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कितने होंगे? जितने घंटे वो काम करेगा उसको हम उसके आवरली वेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका बन जाएगा टोटल वेजेस। भाई अगर 1 घंटे का उसको $6 मिल रहा है, अगर वो 15 घंटे काम करता है तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। और अगर वो 14 घंटे काम कर रहे हैं तो ये जो भी इंसेंटिव उसका बनेगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आवर्स के साथ। नंबर ऑफ आवर्स को हमने क्या कहा है? नंबर ऑफ आवर्स को हमने कहा है दैट इज एक्स। एक्स क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ आवर्स जिसके अंदर आप यूनिट को कंप्लीट करते हैं। ये आवरली वेज हो गया, ये टोटल आवर्स हो गया। तो टोटल वेजेस क्या बनेगा? लेट टी बी द टोटल wages of laborers in X hours to complete the unit. Then T क्या होगा? Hourly wage into total number of hours. W hourly wage हो गया और X total number of hours हो गया। ये उसकी बनेगी टोटल सैलरी। तो उसमें W की वैल्यू पुट कर दें। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग जहां होगी ना उस फंक्शन को उठाएं। $6 प्लस $1.50 इंटू 15/6। ये W की वैल्यू आ गई, इसको X के साथ मल्टीप्लाई कर। W X, ये W आ गया और ये X आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। T इज इक्वल टू 6 प्लस 1.50, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1.50 इंटू 15, 1.50 इंटू 15, ये आ गया आपके पास 22.5 माइनस 1.50x इंटू x। तो ये बन गया 28.5 माइनस 1.50x इंटू x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 28.5x माइनस 1.50x का स्क्वायर। So this implies total wages का फंक्शन क्या बन गया? 28.5x माइनस 1.50x का स्क्वायर। इसको आप कोई फंक्शन का नाम देते हैं। ये है टोटल वेजेस का फंक्शन, जिसको आपने करना है मैक्सिमाइज। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ आवर्स x की वैल्यू कंप्यूट करनी। तो जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, हम लेते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। टू मैक्सिमाइज t, टेक t डैश। यस, t डैश क्या हो जाएगा? ये डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? 28.5 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर नीचे आएगी, 1.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3x। फिर क्या करेंगे? t डैश को 0 पुट कर देंगे,
तो आपके पास 28.5 माइनस 3x आ जाएगा, 3x इधर आ जाएगा, 28.5 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 28.5/3। ओके जी, इसको डिवाइड कर दें, 28.5 डिवाइड बाय 3, ये आंसर आ गया आपके पास 9.5। अगर कोई लेबर चाहता है कि उसका टोटल वेजेस मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज्यादा, उसको एक यूनिट जो है वो 9.5 आवर्स में कंप्लीट करना होगा, जबकि स्टैंडर्ड डिलीवरी क्या है 15 आवर्स। उसको 9.5 आवर्स के अंदर एक यूनिट कंप्लीट करना होगा अगर वो चाहता है कि उसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो जाए। क्योंकि 9.5 को जब आप यहां पे पुट करेंगे तो ये इसका बनेगा आवरली वेज, एक घंटे का उसको कितना मिलेगा, ये यहां से हम कंप्यूट करेंगे उसका। तो अगर कोई लेबर चाहता है कि उसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो जाए, टोटल वेज उसका सबसे ज्यादा हो जाए, तो उसको इतने घंटे के अंदर यूनिट को कंप्लीट करना होगा लाजमी। कोशिश करे, कर सकते हैं। ओके जी, ये था इसका पार्ट बी। पार्ट सी की तरफ आते हैं। व्हाट इज द आवरली वेज एसोसिएटेड विद दिस टाइम पर यूनिट। इसको अब उठाकर इसमें पुट कर दें। इसको अब आप 1 उसको कह दिए, इसको 2 कहते हैं, या इसी को 1 कह दें, इसको 2 कहते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे पार्ट सी के अंदर, x को पुट करेंगे 9.5 इन फंक्शन 1। तो इसका आवरली वेज पूछा उसने, 6 + 1.5 इंटू 15 माइनस 9.5। इसको सॉल्व करें। 15 माइनस 9.5, ये आ गया 5.5। तो 5.5 को मल्टीप्लाई कर दें 1.5 के साथ, और उसको आप ऐड कर दें 6 के अंदर, ये आंसर आ जाएगा 14.25। ये उसका पर आवर वेजेस बनेगा, पर आवर। उसको एक घंटे का इतना मिलेगा। अगर वो इतने घंटे में यूनिट को कंप्लीट करता है तो उसका टोटल वेजेस मैक्सिमम हो जाएगा, और उसको पर आवर इतना पे किया जाएगा। इतने घंटे का पर आवर इतना पे किया जाएगा, उसका टोटल वेजेस क्या बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, या इस एक्स को उठा के इसमें पुट करते हैं, एक ही बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, ये एक घंटे का वेजेस है ना, इतने घंटे उसने काम किया है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका टोटल वेजेस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में सही पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेज। मैक्सिमम वेज, ये है ना मैक्सिमम वेज, टोटल वेज इसको कहते हैं, W इंटू एक्स। W आपने निकाला है 14.25, एक्स आपने निकाला है 9.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 14.25 इंटू 9.5, ये आ गया आपके पास 135.375।
ये इसका मैक्सिमम वेज होगी। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाउ डज दिस सैलरी कंपेयर विद द वेज अर्न बाय टेकिंग 15 और मोर आवर्स पर यूनिट। क्या कह रहा है आपसे कि इस सैलरी को हम उस लेबर की सैलरी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो लेबर जो है 15 या उससे ज्यादा घंटों में अपने यूनिट को कंप्लीट करता है। तो उसकी सैलरी क्या होगी? इफ x is 15 or more, then टोटल वेजेस क्या होगा? w इंटू एक्स। w क्या है? 6 और x क्या है? 15, दैट इज 9। तो अगर एक लेबर जो है वो 15 घंटों में अपना यूनिट कंप्लीट करता है तो उसको इतना मिलेगा। एक लेबर जो है वो 9.5 आवर्स में उसको कंप्लीट करता है, उसको टोटल वेजेस इतना मिलेगा। ये ज्यादा है, ये कम है। तो कितना कम है, अब आप उसको कंपेयर करें। 135.3 माइनस, इसको माइनस करते हैं। ये आपका आंसर है पार्ट ई का। इतना अमाउंट उसको ज्यादा मिलेगा अगर एक लेबर जो है 15 या उससे ज्यादा घंटों में अपना यूनिट कंप्लीट करता है तो उसकी सैलरी जो है उसकी सैलरी पे जब कंपेयर करेंगे तो इतनी सैलरी उसकी कम होगी। उसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ये था पार्ट ई। और इसके साथ आपका क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो गया। ओके जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20। छोड़ दे, बेशक 20 स्किप कर दे, काफी लेंथी क्वेश्चन है। पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का है क्वेश्चन, उसको स्किप कर दे। क्योंकि अगर हमने उसको किया ना तो हमारे बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। अच्छा, वो इतना वो है भी नहीं, बहुत काफी लेंथी है, उसमें वो चीज है भी नहीं कि मैं उसको करवा दूं आपको। काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नहीं ऐसा कोई ऐसा खास वो नहीं है। तो हम उसके रिस्पेक्ट से जो है 21, 22, 23 ये कर लेते हैं। 20 स्किप कर, 20 स्किप कर। या अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है ना वो व्हाट्सएप पे इसको इसका सूचना आपको सेंड कर, आप देख लीजिए। तो फिलहाल हम आ जाते हैं 21, 22। ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप पहले इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आप इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये उस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। आसान भी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? द रेट ऑफ परसेंटेज change in demand and price in डिमांड। डिमांड का मतलब क्वांटिटी हो गया ना, डिमांड
एंड प्राइस। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा क्या है ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? अच्छा अब बता देता हूं। डेल्टा पी को हम लिखते हैं चेंज इन प्राइस, और इसका मतलब होता है P2 माइनस P1। मतलब P1 आपकी इनिशियल प्राइस हो गई, P2 वो प्राइस है जो चेंज हुई है। तो जो चेंज हुई है उसमें से इनिशियल प्राइस को जब माइनस करते हैं तो P2 माइनस P1, इसको हम लिखते हैं डेल्टा P। ये मैंने आपको बताया था स्लोप के अंदर। सिमिलरली डेल्टा Q क्या है? ये शो करता है चेंज इन डिमांड, इसको हम कह सकते हैं Q2 माइनस Q1। और जब Q से डिवाइड करें तो इसका मतलब हम परसेंटेज चेंज कंप्यूट कर रहे हैं। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दिस वन, तो ये परसेंटेज चेंज होगी ना। Q के अंदर जो चेंजिंग हो रही है उसका कितने परसेंट चेंजिंग हो रही है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फार्मूला क्या बनेगा? लेट, ये एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं ईटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दिया। देन इसकी वैल्यू क्या होगी? P अपॉन Q अपॉन P, P अपॉन Q इंटू F डैश ये फार्मूला होता है इलास्टिसिटी और डिमांड को कंप्यूट करने का, वेयर F डैश P क्या होता है? F डैश P आपके पास इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा एज लिमिट डेल्टा P approaches to 0। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डायरेक्टरी की डेफिनेशन है और हमने चैप्टर 15 के अंदर शुरू की एक्सरसाइज नहीं की। 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 हमने नहीं की। उसके अंदर इसका कंसेप्ट है लिमिट्स का, तो वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया लिमिट्स को। तो ये लिमिट्स का टॉपिक है, तो वो यहाँ पे यूज भी हो रहा है। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखें, ईटा इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू एफ डैश पी। बस ये आप फंक्शन का फार्मूला याद रखिए। बाकी मैंने लिख दिए, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये चैप्टर हमने किए नहीं है, मुझे अब उसमें जाना पड़ेगा और जाहिर बात है वो हमारा टॉपिक भी नहीं है। तो टॉपिक दिए तो फिर हम उसको क्यों फिर डिस्कस करें। तो आप सिंपल ये फार्मूला याद रखें। फिर इसकी टाइप्स होती हैं, वो भी आपने पढ़ी होंगी। ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज नोन एज यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक कब होता है? जब आप इस ईटा का मॉड लें और वो 1 आ जाए। यहां से ईटा कंप्यूट करें
और उसका मॉड ले लें, मतलब उसका आंसर प्लस में होना चाहिए। ये तो आपको पता होगा ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसका मॉड लेते हैं, उसकी मॉडुलस वैल्यू को उठाते हैं हमेशा। तो उसका मॉड, उसका नेगेटिव को भी प्लस कर देते हैं। तो अगर ईटा का आंसर 1 के इक्वल आता है तो उसको हम यूनिट इलास्टिक कहते हैं। अगर ईटा का आंसर जो है 1 से अबव आ जाता है उसको हम इलास्टिक कहते हैं। और अगर ईटा का आंसर 1 से लेस हो जाता है उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। अगर ईटा का आंसर 1 से लेस हो जाए तो ये 3 टाइप्स है। ईटा का आंसर 1 है तो यूनिट इलास्टिक, ईटा का आंसर 1 से लेस है तो इन इलास्टिक, ईटा का आंसर 1 से अबव आ जाता है तो उसको हम इलास्टिक कहते हैं। ये 3 टाइप्स होती हैं, ये भी आपने पढ़ी होंगी, डिस्कस किया होगा इसको इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल के साथ। हम यहाँ पे सिर्फ इसका फार्मूला और इसकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। तो इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको देना था क्योंकि फार्मूले को मैंने डिफाइन करना था, इसका ओवरव्यू, इसकी टाइप्स को मैंने डिस्कस करना था। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आए थे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, और तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे और इन कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, ओके। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में उसने कहा है, इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस पार्ट ए डिटरमाइन द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर बी पार्ट में उसने कहा है, डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इंडिकेटेड प्राइसेस, आल्सो क्लासिफाइंग डिमांड एज इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। फिर उसका सी पार्ट है, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यूज फाउंड इन पार्ट बी, उसको आपने इंटरप्रेट भी करना। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं 21st। गिवन डिमांड फंक्शन, हमें एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, Q is equals to f of p is equals to 1200 minus 60p। ये हमें एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और उसकी डिफरेंट प्राइसेस भी दी है। तो पहला पार्ट उसने क्या कहा है, आपने जनरल एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आपने इसको डिफाइन करना, इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें आप पुट कर दें, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एफ डैश पी चाहिए, यहां से निकाल लें एफ डैश पी। 1200 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव -60 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई एफ डैश पी की, एफ डैश पी को उठा के इसमें पुट कर दें। टू इम्प्लाइज ईटा क्या बन जाएगा, पी को पी रहने दें, क्यू की वैल्यू पुट कर दें 1200 माइनस 60p इंटू एफ डैश पी -60, ये बन जाएगा -60p अपॉन 1200 -60। ये बन गया आपके पास जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्ट ए में उसने ये पूछा था, पार्ट ए में उसने पूछा था कि ये डिमांड फंक्शन है, आप जनरल एक्सप्रेशन डिफाइन करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की।
तो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखा, उसमें एफ डैश पी और क्यू इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया। ये आपके पास बन गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में उसने आपको डिफरेंट प्राइसेस दी हुई है। फर्स्ट पार्ट, वो प्राइसेस आपने इसमें पुट करनी है और फिर इसको टाइप के रिस्पेक्ट से बताना है कि ये कौन सी टाइप डिफाइन करे। पहली प्राइस है $5, इसको 2 में पुट करते हैं, तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -60 इंटू 5 अपॉन 1200 -60 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -300 अपॉन 1200 -300, ये हो जाएगा -300 अपॉन 900, ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -0.33। दोनों तरफ मॉड ले लें तो ईटा का मॉड आ जाएगा 0.33, दैट इज लेस देन 1। सो दिस इंप्लाइज ये कौन सी टाइप हो गई, इनइलास्टिक। तो उसने कहा है कि डिफरेंट प्राइस को आप जनरल सिचुएशन में पुट करें, उसका आंसर निकालें और उसका आंसर देख के बताएं कि ये यूनिट इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या इलास्टिक है। तो हमारा आंसर 1 से लेस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, हमने उसका मॉड ले लिया, मॉड में उसको प्लस कर दिया। अब हमने देखा उसका आंसर 1 से लेस आ रहा है, तो ये टाइप बनेगी इन इलास्टिक की। अब इसकी इंटरप्रिटेशन भी पूछी है उसने सी पार्ट में, इसकी इंटरप्रिटेशन भी पूछी है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, ये था ना हमारे पास इलास्टिसिटी और डिमांड की डेफिनेशन। अच्छा, इसका आंसर 1 कब आएगा, जब इसकी चेंजिंग और इसकी चेंजिंग एक जैसी होगी, तब आंसर 1 आएगा। 1 से लेस कब होगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर कम होगा। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है प्राइस की चेंजिंग, जब प्राइस के अंदर चेंजिंग ज्यादा हो रही है, डिमांड की चेंजिंग कम हो रही है, इन इलास्टिक होगा। और इलास्टिक कब होगा, जब आंसर 1 से अबव होगा। 1 से अबव कब होगा, जब डिनोमिनेटर कम हो जाए, न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए, मतलब डिमांड की चेंजिंग बढ़ जाए, प्राइस की चेंजिंग कम हो जाए, तब इलास्टिक होगा। और दोनों की चेंजिंग इक्वल है तो यूनिट इलास्टिक होगा। तो इसके रिस्पेक्ट से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। इलास्टिक का मतलब क्या है, द चेंज इन प्राइस is greater than change in demand। मतलब प्राइस के अंदर जो चेंजिंग अकर हो रही है वो डिमांड की चेंजिंग से ज्यादा है। अगर प्राइस की चेंजिंग डिमांड की चेंजिंग से ज्यादा हो तो हमारे पास जो आंसर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो इन इलास्टिक होता है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। उसने इसी पार्ट में पूछा था, तो मैंने फर्स्ट का सी यहीं पे सॉल्व कर दिया। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट का सेकंड,
अब उसने प्राइस चेंज कर, अब वो आपसे कह रहा है कि पी को आप 10 पुट करें EC2 में। ईटा क्या हो जाएगा, -60 इंटू 10, 1200 -60 इंटू 10, ये होगा -600, ये 1200 -600 हो गया, ये हो जाएगा -600 अपॉन 600, ये हो गया -1, तो ईटा का मॉड -1 का मॉड, ये हो गया +1। दिस इंप्लाइज यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का इंटरप्रिटेशन क्या होती है, द चेंज इन डिमांड and price both are similar। जब चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड दोनों सिमिलर हो तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी और डिमांड का आंसर होता है वो यूनिट इलास्टिक को शो करता है, जब दोनों की चेंज सिमिलर हो। ये हमारा था बी का सेकंड और उसकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब हम बी का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ पुट P is equals to 15 इन इक्वेशन 2, तो ईटा का आंसर क्या आ जाएगा, -60 इंटू 15, 1200 -60 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 9000। 900 अपॉन 1200 -900, तो ये आ जाएगा -900 अपॉन 300, ये आ जाएगा -3, तो ईटा का मॉड आपके पास आ गया -3 का मॉड, दैट इज +3 and that is greater than 1। 3 1 से ग्रेटर होता है, तो अब ये कौन सी टाइप हो गई इलास्टिसिटी की, इलास्टिक, इसको हम इलास्टिक कहते हैं। तो ये बन गया इलास्टिक। तो इलास्टिक की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, चेंज इन डिमांड is less than change in price। चेंज इन, अच्छा मैं उलट कर गया, चेंज इन प्राइस इज, चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस की चेंज डिमांड की चेंज से कम है तो आपके पास इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी और डिमांड का जो आंसर होगा वो इलास्टिक होगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन सी पर। तो मैं बी और सी को एक साथ सॉल्व करता हूं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 23 है, 24 है, ये सारे क्वेश्चन आपने सिमिलर इसी तरह से करने हैं। अब मैं आता हूं 25 पे। गिवन फंक्शन इज Q is equal to f of P that is equals to 900 minus 30P।
25 में ये कहा है कि गिवन द डिमांड फंक्शन डिटरमाइन द प्राइस एट विच द डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। मतलब अब उसने आपको बता दिया है कि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये यूनिट इलास्टिक है एज इट इज गिवन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक है। ये गिवन है, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया। दिस इंप्लाइज, इसका फॉर्मूला क्या होता है जो हमने लिखा था, P अपॉन Q F डैश P। इस पूरे का मॉड क्या होगा, 1। अब यहां से वैल्यूज को पुट कर दें इसमें। दिस इंप्लाइज P अपॉन Q इंटू F डैश P। इसका डैश P क्या होगा, -30। इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, 900 का 0 हो जाएगा, 30P का 30 हो जाएगा, -30 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा F डैश P। P को मैंने P रखा क्योंकि P को हमने कंप्यूट करना है, और Q की जगह इस पूरे एक्सप्रेशन को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मॉड को हटा देंगे। जब हम लेफ्ट साइड से मॉड को हटाएंगे, चैप्टर फर्स्ट में हमने किया था 1.4 एक्सरसाइज में, राइट साइड पे आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज -30P अपॉन 900 -30P इज इक्वल टू +-1। जब आप मॉड को हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप क्या करेंगे, प्लस को अलग कर देंगे, माइनस को अलग कर देंगे। तो केस 1, हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू कर देते हैं +1 के। +1 अलग सॉल्व करते हैं, -1 अलग सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास P की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नो सोल्यूशन। तो केस हमें सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, केस 2 में आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू करेंगे -1 के। तो जब ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर दें, प्लस को इधर शिफ्ट कर दें, ये हो गया 60P, और यहां से P की वैल्यू आ गई 900 अपॉन 60। P आपके पास आ गया 50। अगर प्राइस को $15 लेंगे तो आपके पास इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक बन जाएगा। तो 25 में उसने आपसे यही पूछा था कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, उसको उसने बता दिया था कि ये यूनिट इलास्टिक है। इसको यूनिट इलास्टिक बनाने के लिए P की वैल्यू क्या लेगी, तो P को हमने कंप्यूट करना था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूनिट इलास्टिक अज्यूम करके। तो ये आपके पास प्राइस आ गई। जैसे 25 किया है वैसे ही 26 करेंगे। आपका एक्सरसाइज 17.2 एंड हो गई। इसके साथ ही आपका चैप्टर 17 एंड हो गया। अब हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो उसको हम देखते हैं आज।
आपके आंसर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा आते हैं। आपका फर्स्ट मैसेज पढ़ लिया मैंने, सेकंड मैसेज पढ़ लिया, मैंने आपको बताया है, तो ठीक है, आपने अगर मुझे दोबारा सेंड किया है क्वेश्चन, तो मैं अब पढ़ के आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थर्ड मैसेज अजीब का ही है, सर आप क्लास स्टार्ट करने से पहले गेट पे नोटिस लगा दिया करें कि 1:10 पे आएगा। क्या मतलब 1:10 पे आएगा? जी, मैं क्लास एंड होते ही आपको सेंड कर देता हूँ स्क्रीन शॉट्स। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ, आपको स्क्रीन शॉट सेंड कर देता हूँ। आपने क्वेश्चन के आंसर पूछने हैं तो आप सर काइंडली सेंड कर दें। अच्छा, मैं अभी दोबारा रिव्यू करता हूँ अपने व्हाट्सएप को। आप ऐसा करना है, उस क्वेश्चन को ना मुझे दोबारा सेंड कर दें ताकि वो टॉप पे आ जाए। वो बीच में बहुत क्वेश्चन आते हैं तो वो मिक्स हो जाता है उसमें। आप क्वेश्चन ना मुझे दोबारा रिसेंड करें ताकि वो टॉप पे आ जाए, वो फॉर्म में जज कर लूंगे क्वेश्चन क्या है हमारा। कैमरा ब्लोर होता है, थोड़ा सा इशू आ जाता है, नेट का भी आता है थोड़ा सा। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग भी होती है, आप दोनों से कंपेयर कर सकते हैं उसको, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। नहीं, ये आपने गलत सुना है कि मैथ्स की वेटेज जो है वो स्टैट से कम होती है। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि पेपर एक जैसा नहीं होता सबके पास। हाँ, आपको जिसने बताया है उसके पास पेपर ऐसा आया होगा जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन कम होंगे, स्टैट्स के ज्यादा होंगे। मगर पेपर सबके पास एक जैसा नहीं होता, सबके पास पेपर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पेपर के रिस्पेक्ट से किसी के पास मैथ्स ज्यादा होता है, किसी के पास स्टैट्स कम होता है, किसी के पास स्टैट्स ज्यादा होता है, किसी के पास मैथ्स कम होता है, किसी के पास दोनों का इक्वल वेटेज होता है, किसी के पास थ्योरी ज्यादा होती है, कंप्यूटेशन का वर्क कम होता है। तो मिक्स होता है सब। आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं करेंगे, सर मैथ्स कम होता है स्टैट्स ज्यादा होता है, या स्टैट्स कम होता है मैथ्स ज्यादा। देखो, हमने तो अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है, सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने, दैट्स ऑल। अब पेपर में किस तरह से आता है, अब आप ये ना देखें ना, सर ये चीज पेपर में तो नहीं आएगी, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये नहीं करें आप। सर ये चीज पेपर में आएगी, नहीं आएगी, तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अ, किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक्स के अंदर जाना पड़ता है। जब तक उसकी बेसिक्स समझ में नहीं आएगी वो टॉपिक समझ में नहीं आता। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको करने के लिए उनका प्री रिक्विजिट हमें करवाना पड़ता है। आपको इस चीज का नहीं पता। आप तो है ना सर, पेपर 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 कैसा आता है, पेपर के रिस्पेक्ट से तैयारी करें। तो हम टीचर हैं, हमें पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट किस टॉपिक को किस अंदाज में समझ सकते हैं। हम उसको उस डेप्थ तक लेके जाते हैं। बाज़ औक़ात उस डेप्थ के अंदर जाते-जाते कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो पेपर का पार्ट नहीं होती, जो सिलेबस का पार्ट नहीं होती, बट उन्हें हमें कवर करना पड़ता है नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से। जैसे अभी-अभी हमारे सामने छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लिमिट का कांसेप्ट आया था हमारे सामने, आया था ना? तो फिर अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, लिमिट वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनका कांसेप्ट उन टॉपिक्स में है जो हमारे सिलेबस में है। अब अगर हम वो करवाते हैं तो उसमें कहते हैं सर ये पेपर में आएगा, नहीं आएगा तो आप क्यों करवा रहे हैं। तो भाई आपको समझाने के लिए करवा रहे हैं ना। और सिंपल क्लास है, जब पढ़ा रहे होते हैं, आप क्लास ले रहे हैं, हम क्लास पढ़ा रहे हैं, तो हमारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमने पेपर पास। नो डाउट ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी है। मेन पहले पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमने नॉलेज गेन करना है, हमने नॉलेज इंक्रीज करना है। आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आप नॉलेज गेन करेंगे, आप लॉजिक को कैच करेंगे, आपके सामने किसी टाइप का भी क्वेश्चन रखा जाए ना, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, आपके माइंड्स को रिफ्रेश करें, उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारा ये मकसद नहीं होता कि ये चीज पेपर में आएगी इसको ऐसे रट्टा मार लो, ये चीज पेपर में आएगी इसको ऐसे रट्टा मार लो, नहीं, ये हमारा कंसेप्ट नहीं होता, ये आपका कंसेप्ट होगा। हमारा कंसेप्ट ये होता है कि पेपर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, आप उसको सॉल्व कर सकें, और वो वही सॉल्व कर सकता है जिसकी लॉजिक्स अच्छी होगी। जिसकी लॉजिक अच्छी होगी वो कौन होगा? वो वही स्टूडेंट होगा जिसने प्रैक्टिस अच्छी की। तो ये ना कहेंगे स्टैट्स का वेटेज कम होता है, मैथ्स का ज्यादा होता है, मैथ्स का कम होता है। हमने तो ओवरऑल सिलेबस देखना है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको डिस्कस करना है, सारे एमसीक्यूज करना है, ठीक है। पेपर जैसा आता है वो बात, ठीक है। हम पेपर के एस्पेक्ट से तैयारी करते हैं ना, और पेपर सबके पास एक जैसा नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। पेपर सबके पास डिफरेंट होगा, आप माशाल्लाह दे चुके होंगे पेपर कुछ, पेपर सबके पास डिफरेंट होते हैं। किसी के पास मैथ्स का पोर्शन ज्यादा होता है, किसी के पास स्टैट्स का पोर्शन ज्यादा होता है, किसी के पास प्रोबेबिलिटी में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, किसी के पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इतने होते हैं कि वो परेशान होता है कि मेरा तो पूरा पेपर ही प्रोबेबिलिटी के अंदर से आ गया। तो ऐसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं। जी जी, मेरे पास आज टाइम भी नहीं बच रहा, मैं आज चैप्टर 8 स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। टाइम भी नहीं बच रहा मेरे पास, तो मैं चैप्टर 8 कल ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इसको हम कल ही स्टार्ट करेंगे। और मुझे इस मैसेज की समझ नहीं है सर, आप क्लास स्टार्ट करने से पहले गेट पे नोटिस लगा दिया करें कि 1:10 पे आइएगा। मुझे इस मैसेज का समझ में नहीं आया कि ये मैसेज आपने यहाँ पे क्यों टाइप किया है और इसके मीनिंग क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैसेज। तो वो मैसेज किया करो जो जो कोर्स से रिलेटेड है, जो क्लास से रिलेटेड है, ऐसे मैसेज नहीं किया करो जिसका कोई ना सर हो ना पाऊँ। ओके जी, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा कोई नहीं है आंसर, ठीक है जी। तो हम क्लास फिर यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, वो फिर हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको इस क्लास के फौरन बाद जो है इसके स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। और जितने भी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, वो एक बार थोड़ी तकलीफ ये कर लें कि उन क्वेश्चंस को दोबारा मुझे सेंड करें, ताकि वो टॉप पे आ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे टॉप पे नजर आ जाए, मैं उनको पढ़ के अभी के अभी आपको आंसर दूं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल हम नए चैप्टर के साथ जो है वो दोबारा क्लास स्टार्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।